Hey everyone, welcome to the Unmistakable You. And as I said to you, I'm gonna start the CSIR net series. बस एक छोटा सा चेंज हुआ है जो कि है हम यूनिट 11 से स्टार्ट करने वाले हैं रेदर देन गोइंग विद द यूनिट 9 आई थिंक विच इज़ योर डाइवर्सिटी. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट 11 बिकॉज वट आई थॉट इज़ ये जो यूनिट है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें थोड़ा कम चाहिए. So we are going to start with the unit 11 today, which is your evolution and behavior. और सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि देखो यार, मैं ये लेक्चर स्टार्ट तो कर रही हूँ और पिछली बार जो मैंने इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर दिया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, है ना. आई थिंक अराउंड 45 मिनट्स और समथिंग, मुझे ढंग से याद नहीं. और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी उसको एडिट, मतलब एडिट तो क्या किया बट अपलोड करने में. सो हो सकता है कि मैं ये लेक्चर बीच में ही छोड़ दूँ, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट. ओके, इट्स अ लेक्चर 1. एंड इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो हम इसमें इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, क्या क्या स्पीशीज़ में कैसे कैसे चेंजेस आए, क्या क्या ह्यूमंस में क्या क्या इवोल्यूशन, कैसे कैसे किस तरीके से चेंजेस आए, और लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ. ये सब चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ में पढ़ेंगे. एक सेकेंड. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द your particular topic, which is your ये इमर्जेंस ऑफ द इवोल्यूशनरी थाट्स. सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है. अभी हम इससे गो थ्रू करेंगे लास्ट में. पहले हम अच्छे से एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स टाइप में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये समझते हैं कि इवोल्यूशन क्या है, ठीक है, और कौन कौन से फिलोसफर्स थे या कौन कौन से आपके थिंकर्स थे, कौन कौन से आपके जूलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने टिप्पणी की अलग अलग चीज़ों के ऊपर कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, है ना. क्या क्या मान्यताएं थी 18th जो आपकी सेंचुरी थी उससे पहले क्या सोच थी, है ना, किस तरीके से लोग सोचते थे इवोल्यूशन को लेके या स्पीशीज़ को लेके या स्पीशीज़ के ओरिजिन को लेके, है ना. और 18th सेंचुरी में जब डार्विन आए, लमार्क की जब थ्योरीज़ आई, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस थॉट्स में और हमारे कॉन्सेप्ट्स में आने लगे. तो वो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे, ठीक है. पूरा चैप्टर तो मैंने कवर नहीं किया है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, बट थोड़ा थोड़ा करके हम यूनिट वाइज टॉपिक वाइज लेते हुए थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वर्ड, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं. तो पहले मैं चैप्टर का नेम लिख देती हूँ, विच इज़ योर चैप्टर 1. एक सेकेंड, थोड़ा ना इसको हैंडल, वैसे मैंने मुझे थोड़ा टाइम लग गया चीज़ों को गैदर करने में और ये टेम्पलेट्स वगैरह देखने में, बट अभी मैंने एक नया स्टाइलस जो है वो ऑर्डर किया है, तो होपफुली वो जल्दी आ जाएगा और नोट मेकिंग ईजी हो जाएगी. सो वी आर गोइंग विद द चैप्टर 1 विच इज़ योर इमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स. ओके, चैप्टर 1. इमर्जेंस ऑफ, एक पेज तो पूरा ये खा जाता है, इवोल्यूशनरी थॉट्स. ओके, तो दिस इज़ आर चैप्टर 1. सबसे पहले हम समझते हैं इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है. इवोल्यूशन कैसे आया, कहाँ से आया, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं, है ना, देखेंगे अभी हम, ठीक है. अलग अलग चीज़ें हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं इवोल्यूशन टर्म को, ठीक है. व्हाट इज़ योर इवोल्यूशन.
इवोल्यूशन क्या है? देखो, एक्चुअल में जो ये वर्ड है ना वो एक लैटिन टर्म है इवॉल्वेरे, उससे ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज इट है, फ्रॉम विच इट हैज़ ओरिजिनेटेड? इवॉल्वेरे, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ठीक है। सो इसको ऑफ करते हैं। originates from a Latin term, your word which is your evolvere। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू अनफोल्ड और अनरोल, यानी कि जो हिडन पोटेंशियल्स है उनको रिवील करना, उनको अनफोल्ड करना, ठीक है। सो विच मीन्स एक तो चलाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, टू अनफोल्ड लिख देते हैं, ठीक है। अनफोल्ड, टू अनफोल्ड यानी टू रिवील हिडन पोटेंशियल, ओके। दिस इज योर इवोल्यूशन, ठीक है। कहाँ से ये आया, इसकी रूट्स क्या हैं, ओके। अब सॉरी, अब हम समझते हैं कि इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इवोल्यूशन, अब अगर आज की डेट में हम देखें तो इवोल्यूशन क्या है। सो अगर हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पे जाएंगे, वैसे पिछले लेक्चर से काफ़ी सही है ना। हाँ, तो हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन अगर देखेंगे तो इवोल्यूशन रेफर्स टू द चेंजेस, है ना, इन द फॉर्म एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस जनरेशन। यानी कि लेट सपोज कोई स्पीशीज़ है और जब हम उस स्पीशीज़ की जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बहुत सालों बाद यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब उसके हम जनरेशन्स देखते हैं और जो पॉपुलेशन निकल के आती है, उस पॉपुलेशन में फ्रॉम द ओरिजिन वन यानी ओरिजिनल वन जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, उसमें से और इस वाली जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए बिहेवियर में या उसके फॉर्म में। फॉर्म इन द सेंस आपका डीएनए सीक्वेंसेस में, है ना। आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, दोनों में। यानी कि आप अगर डीएनए सीक्वेंस को देखोगे विच इज़ योर माइक्रोस्कोपिक, तो क्या क्या चेंजेस आए। अगर आप फिनोटिपिकली देखोगे, यानी आप अगर उसकी मॉर्फोलॉजी में देखोगे, यानी मैक्रो स्कोपिक जो चेंजेस है वो क्या क्या है, उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन इज द चेंजेस, है ना, विच आर अकरिंग, है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स, ठीक है। तो इवोल्यूशन की हम नई डेफिनेशन लिखते हैं। इट रेफर्स टू अरे क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ, सॉरी। It refers to changes in the form, changes in the form, यानी कि फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस, मतलब हम किस किस की बात कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंस की बात भी कर रहे हैं। फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस to macroscopic morphology, macroscopic morphology, morphology। तो क्या बोला, इट रेफर्स टू द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म, एक तो फॉर्म में, एंड
बिहेवियर, किसमें? बिहेवियर में, ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस जनरेशन, ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस जनरेशंस। तो ये आपकी क्या हो गई? मॉडर्न डेफिनेशन हो गई इवोल्यूशन की। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं इसको लेके। सबसे पहला, जो हम समझेंगे वो है यूनिट ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन की जो यूनिट है, कुछ यूनिट होती हैं, है ना, अलग अलग तरह की। एक होती है सिलेक्शन की यूनिट, देखो, यूनिट ऑफ सिलेक्शन, एंड द अनदर वन इज योर यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। अभी बताती हूँ मैं क्यों, कैसे, क्या है। यूनिट ऑफ, बहुत ही बर्बाद तरीके से लिखा है मैंने, यूनिट ऑफ, बार बार यू बना रही हूँ, अरे यार ये, सॉरी, यूनिट ऑफ क्या, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। इसलिए ज़्यादा टाइम खपता है, मतलब ये सब करने में आज ज़्यादा टाइम तो यही चीज़ें खींच लेती हैं। दैट्स वाई एक अच्छा स्टाइलिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? देखो, पहले हम यूनिट ऑफ इवोल्यूशन समझते हैं, ठीक है, किस बारे में बात हो रही है। देखो, जब हम कह रहे हैं यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, दैट मीन्स आप जब इवोल्यूशन को देखते हो ना, तो किस लेवल पे देखते हो? वो कौन सा सबसे छोटा लेवल है जिसपे आप इवोल्यूशन को ऑब्जर्व करते हो? तो कोई इंडिविजुअल तो होता नहीं है, एक पॉपुलेशन होती है जिसपे आप इवोल्यूशन के ऊपर इवोल्यूशन को ऑब्जर्व करते हो। तो दैट इज़ योर यूनिट, है ना, वो एक छोटी सी यूनिट जिसपे आप कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, या उसे ऑब्जर्व करते हो। तो दैट इज़ योर यूनिट। तो इवोल्यूशन की जो यूनिट है आपकी, वो है पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन है जो इवॉल्व होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि लेट सपोज कि कोई जैसे जिराफ थी, है ना, हमने जिराफ का इवोल्यूशन पढ़ा कि पहले उनकी गर्दन छोटी थी, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने खींचा 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 तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी क्या हो गई, उनकी नेक लंबी हो गई, ठीक है। ये हम पढ़ते, क्या ऐसा होता है कि कुछ जिराफ की नेक तो लंबी हो गई और कुछ की नहीं हुई, छोटी रह गई, और वो ऐसे ही है आज की डेट में? नहीं, सबकी जो है वो नेक जो है उनकी नेक में ग्रोथ हुई है। तो यानी हम जब देखते हैं इवोल्यूशन को, तो वो हम एक पॉपुलेशन में देखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो यूनिट है इवोल्यूशन की, वो क्या है, एक पॉपुलेशन है। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन? बड़ी बदतमीज़ आईटी है, इट इज़ पॉपुलेशन। ठीक, फिर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ सिलेक्शन। अब यूनिट ऑफ सिलेक्शन क्या है? यानी कि हम किसी जैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमें ब्रीड करना है, किसी इवोल्यूशन में या किसी पॉपुलेशन में, सॉरी, हमें किसी चीज़ को देखना है, यानी हमें कुछ उसमें क्या क्या चेंजेस आए उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो हम किस में देखेंगे? एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उठा के, तो व्हाट इज़ द, या किसी ऑर्गेनिज्म को उठा के। तो यूनिट ऑफ सिलेक्शन, यानी हम किस सिलेक्शन किस उस पर करते हैं, किस छोटी इकाई पे करते हैं, वो है आपकी यूनिट ऑफ सिलेक्शन, विच इज़ योर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं जो हमने समझी इवोल्यूशन के बारे में सब, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं। टाइम फ्रेम्स से मतलब क्या है? टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है कि इवोल्यूशन किस तरह के, किस प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे एक होता है आपका शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन, है ना। शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर ऐसी स्पीशीज़ में या ऐसे पॉपुलेशन में इवोल्यूशन देख रहे हो जो बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं, यानी उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत रैपिडली हो रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स को कोई नई स्पेशिएशन का क्रिएशन हो जाए, यानी कोई नई स्पीशीज़ का क्रिएशन हो जाए,
है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म में अपने बहुत ही क्विक उसमें रैपिडली दे आर इवॉल्विंग। तो दिस इज़ योर शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन। द सेकेंड इज़ द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, यानी थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती है चेंजेस होने में, ठीक है। और जब ये चेंजेस आते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पेशिएशन होता है। आपको लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के थ्रू ही स्पेशिएशन दिखेगा, जैसे कि किसी नई स्पीशीज़ का अपीयरेंस, है ना, नई स्पीशीज़ का इवॉल्व होना, वो आपको लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में दिखता है। अब हमें एविडेंस क्या है हमारे पास कि इवोल्यूशन हुआ, फिर हम वो देखेंगे कि एविडेंस क्या है। व्हाट आर द एविडेंसेस। हमें पता है सबसे बड़ा एविडेंस हमारे फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, हमारे फॉसिल्स हैं, जो कि हमारा डायरेक्ट एविडेंस होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन क्या है, जैसे कि लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमने पेस्ट हम मैनेजमेंट देखते हैं, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा क्लास 12th में हम पढ़ते हैं डार्विन्स के नेचुरल सिलेक्शन वाले पोर्शन में। एक तो हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन का, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, जहाँ पे हम वो मॉथ वाला एग्जांपल पढ़ते हैं, है ना, डार्क कलर विंग्ड और लाइट कलर्ड विंग्ड, है ना। और दूसरा हम पढ़ते हैं पेस्ट वाला, यानी एक ऐसे मॉस्किटो की ब्रीड जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। तो वो कुछ टाइम बाद ही आप देख लेते हो इवोल्यूशन, वो एक शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन, आपको तुरंत चेंज मिल जा रहा है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन चुके हैं, पहले नहीं थे, बट आफ्टर आपने एक पर्टिकुलर पेस्ट का इस्तेमाल किया, एक पर्टिकुलर केमिकल का यूज़ किया, तो वो अब उससे रेजिस्टेंस बन चुकी है। वो पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया, या फिर आप ले लो एग्जाम्पल, वो ग्रो, उनकी जो कॉलोनी है वो एक ऐसे उन्होंने इवॉल्व कर दिया कि वो उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए रजिस्टर बन चुकी है, ठीक है। तो ये तो हम तुरंत देख लेते हैं शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन में। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो अब आपको थोड़ी ना पता है कि मिलियन ऑफ ईयर्स बैक क्या हुआ था, है ना, आप कैसे पता करोगे। तो द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज़ द योर डायरेक्ट रिकॉर्ड वी हैव इज़ फॉसिल रिकॉर्ड, है ना, उसके थ्रू हमें पता चलता है। तो चलो समझते हैं पहले इन दो चीज़ों को। द फर्स्ट इज़ योर शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन, तो व्हाट इट इज, ठीक है, क्या है ये, ऑकर्स रैपिडली ओवर अ फ्यू जनरेशन, कुछ थोड़ी सी जनरेशन के बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ऑकर्स रैपिडली ओवर अ फ्यू जनरेशंस, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, इसके एग्जाम्पल्स समझते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, है ना, फॉर इट। एग्जाम्पल, आप प्लांट में और एनिमल ब्रीडिंग देखते हो, आपको रिजल्ट तुरंत मिलता है। कैसे, यानी कि जैसे, अरे यार इतना गंदा कौन लिखता है, एनिमल ब्रीडिंग, देखो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कैजुअल लगे पढ़ाना, क्योंकि ये मैं सिर्फ यार किसी और को बताने के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये मैं अगर कल के दिन मुझे रिवीजन करना हो तो मैं खुद भी ये वीडियोस देख पाऊँ, इसलिए बना रही हूँ, ठीक है, फटाफट रिवाइज करने के लिए। तो बियर विद इट, है ना। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, तो इसकी अगर हम बात करें, जैसे कि हम लेट सपोज कोई प्लांट है और हमें उसमें से कोई करेक्टर्स हैं जो छांटने हैं, है ना। मान लो कोई मैंगो की कोई एक ब्रीड है, प्रजाति है, और हमें उसमें मिठास बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो छोटा है आम, ठीक है। वैसे ही दूसरी प्रजाति है, वो बहुत अच्छी खासी उसकी एक ग्रोथ है, और वो अच्छा खासा बड़ा आम है, और पर उसकी मिठास कम है। अब हमें कोई एक ऐसी नई ब्रीड बनानी है जो कि बड़ा भी हो और उसमें मीठापन भी हो, तो हम इसके जो मिठास वाली क्वालिटी है वो ले लेंगे, और इसकी जो ग्रोथ लंबाई वाली क्वालिटी है वो ले लेंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, हमें एक नया प्लांट, एक नया मैंगो मिलेगा, मैंगो का सीड मिलेगा, जो कि कैसा होगा, जब उसके फ्रूट्स आएंगे तो वो बड़े भी होंगे और मीठे भी होंगे। तो ये क्या है, प्लांट और एनिमल की नई ब्रीड बनाई, जिसमें हमने क्या देखा,
चेंज होते हुए देखा है ना, हमें वो करेक्टर्स मिले जो हमें चाहिए थे। एनिमल की ब्रीड्स में भी ऐसा ही होता है। एनिमल की जो हम ब्रीडिंग करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने यूज़, जैसे काऊ की करते हैं ना, कोई काऊ होती है जैसे जिस जो दूध बहुत अच्छा देती है, ठीक है, और मतलब इस तरीके से हम क्रॉस कराते हैं ना, किसी काऊ के करेक्टर अच्छे लेके किसी के पास मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, उन दोनों को क्रॉस कराया तो फिर वो करेक्टर्स में ये हमें तुरंत दिखता है चीज़, है ना। जैसे कि मैंगो के उसमें दिखा था ब्रीड में, है ना, क्या हुआ था, तुरंत हमें जब नई ब्रीड बनी तो हमें तुरंत चेंज दिख गया, हमारे सामने ही रिजल्ट्स आर प्रेजेंट, है ना। और ये सब चीज़ें प्रोसेस हमने ही कराई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। दूसरा, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इन डिजीज़ कॉजिंग, बाय गॉड अगर ये लिखने का तरीका आ जाए ना ढंग से, स्टाइलिश आ जाए अच्छा, तो बहुत अच्छे से हो जाएंगी चीज़ें, टाइम नहीं लगेगा फिर इतना। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी जो क्या कॉज कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं ना। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हम उन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देते हैं, है ना। हमने पढ़ा भी है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपका बायोटेक में कि कैसे कैसे हम ये चीज़ें करते हैं, वो अभी हमारा मेन फोकस नहीं है, उसके लिए अलग पर्टिकुलर यूनिट है, वी विल फोकस ऑन दैट इन दैट यूनिट, ठीक है। और एग्रीकल्चरल पेस्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं, एग्रीकल्चरल पेस्ट रेजिस्टेंस, है ना। पेस्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, जैसे अगर हम कोई प्लांट की बात करें, मान लो उसे कोई पर्टिकुलर, जैसे हमने वही पढ़ा था क्लास 12th में, विच वन, एक सेकेंड मुझे पहले रेजिस्टेंस लिखने दो। हाँ, हमने नहीं पढ़ा था क्लास 12th में कि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं तो उसमें बीटी कॉटन के बारे में पढ़ते हैं ना। जो कॉटन का प्लांट था उसको क्या कर रहा था, ये बैसिलस थ्यूरिंजेसिस खा रहा था, है ना। तो हमें पता चला यार ये इसे खा रहा है, तो अब हमें प्लांट को अपना क्या बनाना है, जेनेटिकली मॉडिफाई करना है ताकि जब वो उसे उसकी लीफ पे फीड करे तो वो मर जाए। तो हम ये चीज़ें करते हैं। अब जब हमने उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया तो हमें रिजल्ट तुरंत दिख रहे हैं ना, दिस इज़ द इवॉल्व किया है हमने उस प्लांट को, पहले वो नहीं था जेनेटिकली मॉडिफाइड, पहले वो नहीं था रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर बीटी के लिए, तो बट अब वो है ना। तो इवोल्यूशन जो ये हुआ ये बहुत फास्ट था, शॉर्ट टर्म था, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन। तो अब मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ समझने जैसी चीज़ है, दिस इज़ इनफ, ओके। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वैसे मैंने समझा दिया है, बस उसको अब लिखना बाकी है। तो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, व्हाट आर दीज, अच्छा सा कलर ये लेते हैं, अगर ये दिखना तो चाहिए, हाँ। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, हाँ दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा, बहुत लाइट हो रहा है ना, एक मिनट। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसको लेते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में हमने क्या बोला कि इट टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। अरे टेक्स प्लेस ओवर, स्पेलिंग ही गलत है, ओवर थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लीडिंग टू स्पेशिएशन, है ना। तो व्हाट इट लीड्स टू, स्पेशिएशन, स्पेशिएशन यानी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन। अरे क्या हो गया, स्पीशिएशन, लीडिंग टू स्पीशिएशन, दैट इज अपीयरेंस ऑफ न्यू स्पीशीज। बहुत बकवास राइटिंग, एक काम करती हूँ इसको भी मैं इसी कलर से लिख देती हूँ, अपीयरेंस, अरे यार हट जा जल्दी, छोड़ो, अपीयरेंस ऑफ न्यू स्पीसीज, अभी हट जाएगा वो जो आ रहा है ना, ड्राइंग वॉज अनडन,
जो भी आ रहा है वो हट जाएगा, वो हट गया, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द न्यू स्पीशीज़, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या है, एविडेंस है, बट वी हैव द एविडेंस फॉर इट इज़, इसका जो एविडेंस है हमारे पास वो क्या है, फॉसिल रिकॉर्ड। जब हमें फॉसिल्स मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ ऐसा ही हुआ है। हमें डायनासोर्स के बारे में कैसे पता चला, थ्रू द फॉसिल्स ओनली, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का क्या एविडेंस है हमारे पास, वी हैव फॉसिल्स, बिकॉज हमारे पास कोई सामने पे तो हम देख नहीं सकते, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म है चेंजेस होते हुए, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं चेंजेस होने में, एंड जो स्पीशीज़ जिसमें इवॉल्व हुआ होगा, जिस पॉपुलेशन से स्टार्ट हुआ होगा, उसको वो अब हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसका फॉसिल प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई हमें पता चला कि ठीक है इस तरीके से रेप्टाइल्स आए उससे, ठीक है, इस तरीके से एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, मतलब देन हम वी फाउंड आउट कि ठीक है इवोल्यूशन हुआ है इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में, एंड देन ये बनी है, फाइन। अब हम बात करते हैं थ्योरीज़ के बारे में, अलग अलग थ्योरीज़ जो दी है ना, अलग अलग फिलोसफर्स जो आए, स्कॉलर्स जो आए, जिन्होंने बताया उनके बारे में, ठीक है। सो हम हेडिंग डाल लेते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिलोसफीज़ वाला, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फिलोसफीज़ एंड ऑल, मतलब अलग अलग जो दी हैं, ठीक है, थ्योरीज़ वाला, सॉरी। तो अर्ली थ्योरीज़, ये कुछ थ्योरीज़ हैं, ठीक है। अब समझते हैं, ये पहले की थ्योरीज़ हैं, ठीक है। तो हमने जो फिलोसफर्स हैं ना उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है, जैसे मतलब पहले हमारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने बताया, ठीक है, ये पहले के, बहुत पहले के, ठीक है। फिर उसके बाद एक अलग कैटेगरी के फिलोसफर्स, वो सॉरी जियोलॉजिस्ट आए हमारे, पैलेंटोलॉजिस्ट आए हमारे, ठीक है। डार्विनियन की जो प्री फाउंडेशंस थी वो किसने रखी, वो लोग आए, ठीक है। तो उसके हम अलग एक उसे एक सेपरेट उसमें दिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहले जिनके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें, वो हैं हमारे सबसे फर्स्ट वन इज़ प्लेटो। इसको हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे और ऐसे नहीं, हाँ। तो सबसे पहले जो हमारे आए वो आए, अरे यार अरे देखा, आधे से ज़्यादा टाइम यही खाता है, कहा था ना, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, एरिस्टोटल स्पेलिंग सही है, ARISTOTL, हाँ, एरिस्टोटल, ठीक है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल आए, ठीक है। अब यार इनका टाइमलाइन तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट सबसे पहले यही थे, ठीक है, जो सबसे पहले आए। और इन्होंने जो मेन चीज़ तुम्हें याद रखनी है इस बारे में वो ये है कि इन्होंने दी थ्योरी ऑफ एसेंशियलिज्म। व्हाट दे गिव थ्योरी ऑफ, कभी कभी तो मैं इतना अच्छा लिख देती हूँ कि मुझे यकीन नहीं होता है कि मैंने लिखा है थ्योरी ऑफ, देखो अच्छा लिखा गया है, एसेंशियलिज्म, थ्योरी ऑफ एसेंशियलिज्म। क्या कहा इन्होंने, दे बिलीव्ड क्या, कि स्पीशीज़ जो है ना, पहले मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ, दे बिलीव दैट स्पीशीज़ आर परमानेंटली फिक्स्ड एज दे आर, यानी कि उनका ऐसा मानना था कि जब जो और स्पीशीज़ का ओरिजिन हुआ ना, तो जिस समय वो ओरिजिनेट हुई थी, जैसी वो उस समय थी वैसे ही वो परमानेंटली फिक्स्ड हैं आज तक। उनका ऐसा मानना था, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वी नो दैट, बट वो ऐसा सोचते थे। और जो वेरिएशन आ भी जाते हैं ना किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, वो किसी एक्सीडेंटल इम्परफेक्शन के कारण आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या मैं 2 मिनट यहाँ पे वीडियो पॉज करूँगी, क्योंकि ना मुझे लग रहा है पता नहीं रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, मैं तब से पकड़ की जा रही हूँ, देखती हूँ। बन रही थी, और पता है क्या, मुझे 2 वीडियोस को मर्ज करना पड़ेगा, और 30 to 32 मिनट्स के अराउंड बन चुकी है वीडियो, मुझे लग रहा है 1 घंटा जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब कर ही लेते हैं, फिर बीच में छोड़ना ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। चलो, थ्योरी ऑफ एसेंशियलिज्म, ठीक है, हम समझ गए कि क्या होती है।
उन्होंने क्या सोचते थे कि स्पीशीज़ आर परमानेंटली फिक्स्ड। क्या वाहियात, वाहियात तो नहीं बोलना चाहिए, दे वर ग्रेट, मतलब पर फिर भी क्या सोच थी कि मतलब फिक्स है जैसी बनाई थी। और एक्चुअल में बाइबल में भी यही है कि जो स्पीशीज़ यही था, तो इस वजह से पता है उस समय डार्विन की जो जब स्टार्टिंग में डार्विन की जो ऐसे थ्योरीज वगैरह आई थी ना, तो उस पर यकीन नहीं किया गया था तुरंत से ही, बिकॉज बाइबल में ऐसा था, माना जाता था कि स्पीशीज़ वैसे ही हैं, दे आर फिक्स्ड। चलो हम इस पर ध्यान देते हैं। वट दे बिलीव्ड, दिस इज़ द ओनली स्पेलिंग जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, बिलीव की स्पेलिंग कई बार ई पहले लिखती थी। दे बिलीव्ड स्पीशीज़ आर permanently fixed permanently fixed permanently fixed as they are fixed as they are, मतलब हमेशा से ही ऐसे ही फिक्स थी, ऐसे ही थी जैसी वो अभी दिख रही है, ठीक है। वेरिएशंस इन इंडिविजुअल्स वर व्यूड, मतलब वेरिएशंस कैसे देखे जाते थे कि उस टाइम पे जब उन्होंने ये जो थ्योरी दी है ना, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस वर viewed merely as accidental imperfections, यानी कि वेरिएशंस कैसे देखे जाते थे, इम्परफेक्शंस की तरह, है ना, एक्सीडेंटल इम्परफेक्शन की, ठीक है। तो ये थे हमारे प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है, जिन्होंने इस बारे में बोला। फिर आते हैं जिन्होंने क्या दी, थ्योरी ऑफ एसेंशियलिज्म दी। फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट इस थ्योरी पर, विच इज़ योर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी ए बायोजेनेसिस, ठीक है। ए बायोजेनेसिस की बात करते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ मुझे इसे लिखने दो, मैंने वो कौन सा कलर यूज़ किया था, मुझे पहले बैक जाके देखो, हाँ ठीक है, हम सारे उनका नाम इसी से लिखेंगे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ, अरे यार क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ, ये तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, कौन सी आई थी अब, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, किसने दी थी। अब आए हमारे सेकंड, एनेक्जिमेंडर। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मैं इसे अलेक्जेंडर पढ़ रही थी जल्दीबाजी में, एनेक्जी, और हो सकता है अभी भी गलत ही पढ़ रही हूँ, वैसे तो नहीं पढ़ रही हूँ शायद, एनेक्जिमेंडर आए। अब इन्होंने क्या थी, इन्होंने दी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर ए बायोजेनेसिस। देखो ये भी बहुत ख़तरनाक थ्योरी है, विच इज़ योर स्पॉन्टेनियस जनरेशन और वी कैन से ए बायोजेनेसिस। क्या है ये थ्योरी, तो इन्होंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग मैटर से अराइव कर सकते हैं, और ये थ्योरी ना प्लाटो, एरिस्टोटल और वेन हेलमोंट हैं जिन्होंने ये थ्योरी को सपोर्ट किया था। यानी कि जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। एक ना हम थ्योरी पढ़ते हैं ये वाली ए बायोजेनेसिस वाली 12th में भी, कि उन्होंने एक कपड़े को रखा था एक रूम में, डार्क रूम में, एंड उसमें उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद कुछ रैट्स आए थे या फिर पता नहीं क्या इवॉल्व हो गए थे, मुझे ढंग से याद नहीं, आई विल गो थ्रू इट और मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी कि वो क्या थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो व्हाट दे स्टेटेड, एक तरीके से उन्होंने कहा कि लिविंग नॉन लिविंग मैटर से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को अराइज करा सकते हो, आप ओरिजिनेट करा सकते हो, दैट्स इम्पॉसिबल, ओके।
तो व्हाट दे स्टेटेड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स could arise from non-living matter, ठीक है, दिस एट दिस। दूसरी चीज़, अरे यार, दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय प्लाटो, एरिस्टोटल एंड वैन हेलमोंट। समझ पा रहे हो? तो ये थी हमारी दूसरी थ्योरी जो कि एनेक्सिमेंडर ने दी। उसके बाद हमारे आए नेक्स्ट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। खतरनाक थ्योरी थी एंड यही बताया गया कि हर स्पीशीज़ जो है वो भगवान ने बनाई है इंडिविजुअली। पर चलो ठीक है, भगवान ने बनाई है, हम मानते हैं, एग्री करते हैं कि ठीक है, जो सबसे पहला लिविंग चीज़ जो है ओरिजिनेट हुई थी भगवान ने की है। लेकिन उनका कहना था कि वो ऐसे ही क्रिएट हुई है जैसे कि अभी हम हैं, यानी कि भगवान ने इंसान बनाया, सीधा इंसान ही बनाया, ठश जादू करके इंसान को डाल दिया, वैसे ही एक लायन को डाल दिया, वैसे ही एक डॉग को डाल दिया, वैसे ही एक हॉर्स को डाल दिया। इफ़ यू डोंट नो, हॉर्सेस छोटे होते थे पहले, है ना, तो डॉग्स के बराबर, तो उसका इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वो इतने बड़े हुए। तो उनका ये मानना था कि भगवान ने वैसे ही बनाया, और इसको रिजेक्ट कर दिया था जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये बता नहीं पा रही थी इवोल्यूशन को और अडेप्टेशन को जो स्पीशीज़ करती है ना। सो ये दी थी फादर स्वराज ने, स्वराज जो भी बोलते हैं, हो सकता है मैं प्रोनाउंस ढंग से नहीं कर रही हूँ, बट ओके। द थर्ड वन, फादर स्वराज। कौन आए? फादर स्वराज, यार पता नहीं मुझे, सॉरी, फादर स्वराज। तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दी हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अरे यार, अरे क्रिएशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या कहा? दे सेड, या ही सेड, दैट ईच स्पीशीज was created इंडिविजुअली, अलग अलग बनाया, समझ रहे हो? हर स्पीशीज़ को, डॉग को अलग बनाया, कुत्ते को अलग बनाया, बिल्ली को अलग बनाया, फिर आपका वैसे ही मतलब डायनासोर्स को अलग बनाया, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स को अलग बनाया, मतलब सब, कोई इवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने इसी के बारे में बात की बस। बाय गॉड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, यानी जैसे अभी है। इम्पॉर्टेंट चीज़, अरे, रिजेक्टेड बाय evolutionary biologists as it fails to explain adaptation, as it fails to explain adaptations,
ठीक है, एडेप्टेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इसलिए क्या करा, इसे रिजेक्ट कर दिया था इस थ्योरी को। ठीक है, उसके बाद आई हमारी नेक्स्ट थ्योरी और हमारे नए फिलोसोफर विच इज़ योर फ्रांसिस्को रेडाई। ठीक है, तो इन्होंने हमारी कौन सी थ्योरी दी, इन्होंने हमारी थ्योरी दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, ये ऑफ कोर्स बिल्कुल सही थी, यानी आपकी जो लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही एग्जिस्ट कर पाती है, नई लाइफ जो अराइज होती है। ठीक है, तो व्हाट्स द नेक्स्ट, हु इज़ द नेक्स्ट वन, इट इज़ योर फ्रांसिस्को रेडाई। यार ये कौन से नंबर के हैं, एक सेकेंड, हाँ फोर्थ आई एम सॉरी, ओके फोर्थ वन। अरे यार ये बहुत ज़्यादा मोटा है, वेट, हाँ फोर्थ, फ्रांसेस्को रेडाई। ठीक है, देखो जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ से खुद पढ़ रही हूँ और कहाँ से, देखो यार कुछ ये गूगल का मटेरियल है, ठीक है, जो मैंने अलग अलग वेबसाइट से उठाया, कुछ ये हाँ चैट जीपीटी जेमिनाई से वेरीफाई किया हुआ है, और कुछ मेरा जो खुद की बीएससी जो मैंने किया है ग्रेजुएशन, वहाँ से मैंने लिया है। तो आप, ठीक है, इससे ये ऑथेंटिक है। ठीक है, पहली बात तो ये ऑथेंटिक है, नो डाउट, है ना, तो यू डोंट हैव टू वरी कि कहीं ये ऐसे ही तो नहीं उठा लिया, नहीं नहीं, ऑथेंटिक है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इनकी उसके बारे में कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है, अरे यार इन्होंने हमारी दी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। व्हाट ही सेड, अरे यार व्हाट ही सेड, he said that life arises only from pre-existing life। ठीक है, पहली चीज़, दिस थ्योरी, अरे यार दिस थ्योरी disproves what, disproves स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी जो हमने पिछली वाली थ्योरी अभी पढ़ी है उसको डिस्प्रूव कर दिया इस थ्योरी में। ए बायोजेनेसिस वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अरे यार दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय सेपेलेंजी एंड लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, वी नो दैट, सपोर्टेड बाय स्पेलेंजानी, अरे यार स्पेलेंजानी, आपको स्पेलिंग याद कर रही हो ना तो वैसे ही बोलो जैसी वो है, लुई, वैसे वो लुई होता है, मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था, इट्स नॉट लुइस, इट्स लुई, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, बट हो सकता है गलत पढ़ा हो, बट मैं इसे लुइस ही बोलूँगी, मुझे स्पेलिंग याद रखनी होती है। तो इट इज़ सपोर्टेड बाय स्पेलेंजानी और लुइस पास्चर। ठीक है, तो ये अभी हमारी पता है कौन सी वाली थ्योरीज चल रही है, ये अर्ली थ्योरीज चल रही हैं हमारी। अब आती है हमारी लास्ट जो अर्ली थ्योरी में आती है, वो आती है कार्ल लिनेयस की, जिन्होंने दिया था सिस्टमैटिक्स एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब हमारे आते हैं कार्ल लिनेयस, नंबर 5 वन है ना, नंबर 5 कार्ल, अरे यार कार्ल लिनेयस, और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इट्स वेरी फेमस, वी ऑल नो, है ना, यही है जो चलता है, मैग्निफेरा इंडिका, है ना, पाइसम सटाइवम, द वे वी राइट दैम,
उनके सारे रूल्स, है ना। एंड क्या दिया था, स्पीसिएशन, सॉरी स्पीसिएशन नहीं था, सिस्टमैटिक्स। यू नो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी की ही एक फॉर्म है। यानी टैक्सोनॉमी को जब हम फाइलोजेनेटिकली देखते हैं, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जब हम टैक्सोनॉमी में ऐड करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड योर सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इन्हें हम, कार्ल लिनेस को, ही इज़ नोन एज, ये शॉर्ट फॉर्म है नोन एज की के/ मेरी एक मैम से मैंने सीखी थी। होता है ना, हम कॉपी करते हैं अपने टीचर्स को। पहले मैं आई जो बनाती थी ना, वो ऐसा नहीं, मतलब आई ऐसे ही बनाती थी, पर जो ऊपर डॉट होता है वो ऐसे नहीं आता, वो सिर्फ पहले एक डॉट बनाती थी। पर मोटा गोला मैंने क्लास 3rd में हमारी एक मैम थी, उनसे सीखा। नोन एज, बच्चे टीचर्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं यार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स हाउ दे रिप्रेजेंट देम सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपी बच्चे करते हैं। रेदर देन अपने मम्मी पापा को ज़्यादा कॉपी करने से, वो बजाय हम टीचर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ग्रेट। मैं इसे अब बैक तो नहीं करने वाली थी, अरे ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है इनकी जो कि बेकार है, वो ये है, बेकार तो नहीं कहेंगे, बट इट इज़ लाइक ही डिड नॉट, डिड नॉट बिलीव्ड इन, देखा लिखी ना गलत स्पेलिंग बिलीव की जल्दीबाजी में, मुझे ना ध्यान रखना पड़ता है। बिलीव्ड इन व्हाट, इवोल्यूशन, यानी ये इवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते थे। ही बिलीव्स इन फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज़, वही चीज़ कि सेपरेट सेपरेटली बनाया है, इंडिविजुअली बनाया है, इस चीज़ पे बिलीव करते थे। वो स्पीशीज़ की फिक्सिटी पे बिलीव करते थे एंड सेपरेट क्रिएशन पे बिलीव करते थे, यानी अलग अलग बनाया है सबको। समझ में आ रही है बात? तो बट हाँ, फिर भी देखो इनका जो बाइनोमियल सिस्टम है और हमारा सिस्टमैटिक्स है, वो अभी भी यूज़ होता है। इट्स वेरी यूज़फुल, और हम इसे अभी तक तब से चलता हुआ आ रहा है और अभी तक चलता हुआ आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्ली फिलोसफर्स, अर्ली थ्योरीज, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। ओह शिट, सॉरी, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, हाँ, जिनके बारे में हमने देखा। एंड क्या हम इतना ही पढ़ेंगे? नहीं, अभी हम आगे वाली चीज़ें देखते हैं, ठीक है। यानी कि आगे जो आपके जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इन सब को बेसिस मान के, यार पेजेस भी ख़त्म हो गए, वाओ ग्रेट, ऐड करने पड़ेंगे। जो थ्योरीज बनी वो क्या क्या थी, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट आए, कौन कौन से ऐसे फिलोसफर्स आए, कौन कौन ऐसे बायोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, ये सब अभी हम पर। लेकिन क्या कर रहे हैं, बिफोर डार्विन से पहले की चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो अभी हम आगे और जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे? यार ये सेव नहीं हुआ ना पूरा, चलो इसको हम दोबारा लिख लेंगे बाद में, बट वीडियो में तो आ गया होगा, ठीक है। उसके बारे में हम अब देखते हैं, ठीक है। आगे मैं पहले पेजेस ऐड कर देती हूँ उसके बाद। ठीक है, तो अब हम जिनके बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है जॉर्ज क्यूवियर, ठीक है। इन्हें हम फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं। ही वॉज अ पैलेंटोलॉजिस्ट एंड आई थिंक ये हमारा 6th नंबर है, ठीक है। जॉर्ज क्यूवियर, अभी बताती हूँ इनके बारे में, इन्होंने क्या कहा। सो ही प्रपोज कैटास्ट्रॉफिज्म, ठीक है। इन्होंने किसके बारे में बात की? कैटास्ट्रॉफिज्म के बारे में बात की। पहले मैं एक बार इसे लिख देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ही प्रपोज्ड कैटास्ट्रॉफिज्म। इन्होंने कहा कि जो अर्थ है उसमें बार बार क्या होते गए, बहुत बार कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए, है ना, जिसकी वजह से अर्थ जो है
अर्थ पे जो पॉपुलेशन थी वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई, यानी पूरी तरीके से वैनिश हो गई। और जितनी बार ऐसा हुआ उसके बाद इट वॉज फॉलोड बाय न्यू क्रिएशंस पॉपुलेटिंग द अर्थ, यानी नई पॉपुलेशन जो थी उसने क्या करना शुरू किया, रीपॉपुलेट होना शुरू किया अर्थ पे। हर बार जितनी बार अर्थ डिस्ट्रॉय हुई फिर से नई पॉपुलेशन रिजुविनेट हुई, और इसी तरीके से ये इवेंट्स चलते रहे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, एंड द जॉर्ज क्यूवियर इज़ नोन एज फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करी कि इन्होंने वर्टिब्रेट जो होते हैं ना उनको उनकी उसमें क्या करा इन्होंने, इनको वर्टिब्रेट जूलॉजिस्ट भी कहते हैं पहली चीज़। और इन्होंने क्या करा, वर्टिब्रेट्स में कंपैरेटिव एनाटॉमी का यूज़ किया, यानी कि एनाटॉमी आपके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंपेयर करके एनिमल्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहला, he proposed catastrophism and he said that periodic catastrophic events wiped out populations followed by new creations repopulating the earth. Repopulating the earth. ठीक है, और इन्होंने कहा और ये इनको हम क्या कहते हैं, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कि he was a vertebrate zoologist who used comparative anatomy to classify animals. ठीक है ना, so what he used comparative anatomy to classify animals. उसके बाद आए हमारे जेम्स हटन। एक सेकेंड, हाँ, 7th जेम्स हटन। What he proposed अभी मैं बताती हूँ, समझाऊंगी तब। He proposed uniformitarian theory of zoology. Uniformitarian theory of जियोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अर्थ स्टैटिक नहीं है। ठीक है, अर्थ इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ नॉट समथिंग जो पहले से है और वैसे ही चलती आई है, नहीं। इन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो डायनामिक है, और ये जो है धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअल चेंजेस हुए, है ना, जिनकी वजह से आज जो हम चीज़ देख रहे हैं या एट प्रेजेंट जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो एक रिज़ल्ट है धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस का, जो स्लो ग्रेजुअल चेंजेस हुए उनका रिजल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश हुई, उसने क्या करा,
उसने माउंटेन्स में जो मिट्टी वगैरह है उसको सॉइल इरोजन किया, ठीक है। और क्या हुआ कि आपके माउंटेन्स है वो इरप्ट हुए, वहाँ से लावा निकला। लावा जब निकला, बहता हुआ आया, कूलिंग हुई, तो उसने क्या करा, कूलिंग के फॉर्म में रॉक्स, जब वो कूल डाउन होता है तो रॉक की फॉर्म ले लेता है, रॉक बना। इस तरीके से जब दोबारा ये इवेंट हुआ तो रॉक के ऊपर एक लेयर्स बनती गई, और कुछ स्पीशीज़, पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है उन रॉक्स की जो लेयर्स है उनके अंदर दब के रह गई, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि किस लेयर पे हमें कोई फॉसिल मिला है तो कितने साल पुराना है ना। तो उन्होंने ये बताया कि ये धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस हुए, जिन है ना, रेदर देन किसके, कैटास्ट्रॉफ्स, जो सडन कैटास्ट्रॉफ्स हैं उनके बजाय धीरे ग्रेजुअल चेंजेस हुए, जिससे हम अर्थ को आज जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये किसने कहा, जेम्स हटन ने ये बात बोली। तो हम इसको लिख लेते हैं। व्हाट ही सेड, that earth is dynamic and transformed, बहुत ही गंदी स्पेलिंग, गंदी राइटिंग, मतलब उन्होंने कहा कि इसको ना पहले थोड़ा पतला करते हैं। अर्थ is dynamic and transformed by slow and gradual changes, slow and gradual changes बहुत ही ज़्यादा बकवास राइटिंग लिखी जा रही है। ग्रेजुअल चेंजेस rather than sudden catastrophes। एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे क्या हुआ, रेन की वजह से माउंटेन्स का सॉयल इरोजन हुआ, और माउंटेन्स क्या हुई, जब इरोड हुई तो लावा इरप्ट हुआ, उसकी वजह से उसके बाद क्या हुआ, जब कूल डाउन हुआ, कौन, लावा, जब कूल डाउन हुआ, पहले तो फ्लो करके आया, फ्लो डाउन, एंड द क्या हुआ, उसके बाद कूल हुआ एंड फॉर्म्ड रॉक लेयर्स। यार यहाँ पे ये पूरा ही नहीं आ पा रहा है, अभी देखते हो, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, चलो मैं इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है। फॉर्म्ड रॉक लेयर्स containing what, फॉसिल्स। मैं यहाँ पे कंटेनिंग यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, फॉसिल्स। तो ये बात इन्होंने कही, कंटेनिंग के बाद यार यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से, ठीक है, कंटेनिंग फॉसिल्स, ठीक है। तो ये किसने कहा, जेम्स हटन ने कहा। उसके बाद आए हमारे चार्ल्स लायन ने, जो ये जेम्स हटन की यूनिफॉर्मिटेरियन थ्योरी थी, यानी यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म था, उसको सपोर्ट किया था, किसने, चार्ल्स लायन ने। तो उसके बाद कौन आए हमारे, एक सेकेंड, हाँ, 8th, उसके बाद आए चार्ल्स लायन। इन्होंने क्या पब्लिश किया,
He published Principles of Geology. He published Principles of Geology, which support Hutton's uniformitarianism. समझ पा रहे हो कि जेम्स हटन की जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म था, यानी जो उन्होंने बताया था कि अर्थ डायनेमिक है, ये सब वो उस चीज़ को सपोर्ट करती थी, इनकी जो एक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भी यही बात कही कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस मॉडिफाइंग अर्थ, वो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो अर्थ को मॉडिफाई कर रही हैं इतने सालों से, हैव ऑपरेटेड यूनिफॉर्मली, यानी इसी तरह से चलता हुआ आ रहा है। डिस्ट्रॉय हुआ, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ, फिर उसके बाद से रिजुविनेशन हुआ, यानी रीपॉपुलेट हुई स्पीशीज़, तो यही चलता हुआ आ रहा है स्टार्टिंग के टाइम से। तो इन्होंने ये बात की चार्ल्स लाइन में। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर वो थे जिन्होंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ना, और जिसका एविडेंस हमें बहुत पुख्ता सबूत है जिसका हमारे पास है ना, और ये सब पता है, इसके बारे में सबको ही पता है, विच इज़ योर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अल्फ्रेड वेगनर, so what he gave, he proposed theory of continental drift, theory of continental ड्रिफ्ट। क्या कहा था कि जैसे अब हम अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हैं वैसे पहले नहीं था, है ना, ये एक बड़ा लैंड मास था जो कि बाद में ड्यू टू द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स या फिर जो भी चेंजेस हुए या फिर डिज़ास्टर आए, उनकी वजह से ये अलग अलग छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूट गए। अदरवाइज़ पहले क्या था, एक बड़ा लैंड मास था जो कि बहुत सालों तक जब ये सारे इवेंट्स हुए तो ये ड्रिफ्टेड अपार्ट और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में। इसका बहुत अच्छा एविडेंस भी है, पहले हम इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो व्हाट ही सेड, पहले तो इनके बारे में जानते हैं। ही वाज व्हाट, जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट थे ये, एक मीटेरोलॉजिस्ट, और क्या थे, जर्मन जियोफिजिसिस्ट थे। बहुत गंदी राइटिंग, फिजिसिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि शोड कंटिनेंट्स वर वंस ज्वाइंट, पहले कैसे थे, जुड़े हुए थे, एंड ड्रिफ्टेड अपार्ट ओवर 3 मिलियन ईयर्स, ठीक है। 300 मिलियन ईयर्स, इट्स 300 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स, ठीक है। यानी इतने सालों तक ड्रिफ्ट होते गए और ये इस तरीके से आपको जो आज प्रेजेंट में आपको कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं वैसे हैं, ठीक है। इन्होंने इसका एविडेंस दिया, ही गेव द एविडेंस, और ये एविडेंस बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत है एक तरीके से। देखो क्या पाया गया कि जो रेप्टाइल के फॉसिल्स, यानी एक रेप्टाइल था उसका जो फॉसिल था, ये फॉसिल
अरे यार, ये फॉसिल, इसी रेप्टाइल का फॉसिल जो कि, ये कैसा रेप्टाइल था पहले तो ये जान लो। यार मैंने क्या कर रखा है। इट इज़ अ इट इज़ अ फ्रेश वाटर रेप्टाइल। कैसा था? फ्रेश वाटर रेप्टाइल था। इसका जो फॉसिल है, इससे इसका जो फॉसिल है ये हमें अफ्रीका में भी देखने को मिला, पानी में, फ्रेश वाटर में इसके फॉसिल, और यही हमें साउथ अमेरिका में भी देखने को मिला। तो आप समझ रहे हो इससे क्या पता चलता है? पहले सब एक ही जुड़े हुए थे और बाद में जाके ये अलग अलग हुए हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ठीक। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है विच इज़ अ थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। फिर हाँ आते हैं हमारे लास्ट, थॉमस मैल्थस। ये जस्ट बिफोर आप कह सकते हो एक तरीके से आए थे डार्विन के, और जिनकी थ्योरी की वजह से, जिन्होंने एक ऐसे पब्लिश किया था, जिनके ऐसे की वजह से एक चार्ल्स डार्विन को एक एक बहुत एक अच्छा बेस मिला अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को फॉर्मुलेट करने का। ठीक है, तो कौन से हैं हमारे 10th में? टेंथ आता है हमारा थॉमस मैल्थस। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, थॉमस मैल्थस। ही पब्लिश्ड एन essay, sorry, Malthus. He published an essay किस पे? On the principle of population, principle of population. When he did publish it in 1798. Okay, remember this date. अब क्या कहा? He said कि जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है ना, तो जो फूड सप्लाई वो है जो है वो पूरा नहीं है, मतलब इतना नहीं है कि वो इस ह्यूमन पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको ओवरकम कर पाए। इसकी वजह से फेमाइन और डेथ इनएविटेबल है, यानी कि आपका अकाल पड़ना निश्चित है, होना ही होना है, जिस तरीके से ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें आई हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। और उसके बाद तो इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो भी वी कैन नॉट ओवरकम द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इतना ज़्यादा ह्यूमन फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है। तो व्हाट ही स्टेटेड मतलब फूड सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही है जितना ह्यूमन ग्रो कर रहा है। ही स्टेटेड दैट human populations grow faster देन, किससे ज़्यादा ग्रो कर रही है फास्ट? फूड सप्लाई से। मतलब फूड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है जितनी ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? फेमाइन एंड डेथ, दे आर बिकमिंग इनएविटेबल। अरे यार, एक तो ना, रुको, इन एवरी निश्चित है, अटल है ना, होना ही होना है। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इस थ्योरी का क्या इम्पैक्ट हुआ?
दिस थ्योरी strongly influenced Charles Darwin's formulation of theory of natural selection. Theory of natural selection, समझे? यानी इन्होंने किसको इन्फ्लुएंस किया? चार्ल्स डार्विन को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। उसके बाद अब हम समझते हैं, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम समझते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम समझते हैं यहाँ पे, वो ये है कि हम शिफ्ट देखते हैं, ठीक है। एक था हमारा यार, सॉरी फॉर द नॉइजेस कमिंग, वो थोड़ा काम की वजह से हो रहा है। अब देखो, एक था हमारा प्रायर टू 18th सेंचुरी, प्रायर टू 18th सेंचुरी, और एक था हमारा इन 18th सेंचुरी, इन दी 18th सेंचुरी। क्या चीज़ें थी, क्या शिफ्ट हुआ, ये अब हम देखते हैं और समझते हैं कि 18th सेंचुरी से पहले जो व्यू था, द व्यू वाज, क्या सोच थी, क्या थी सोच? फिक्सिटी ऑफ FIXITY है, ठीक है, फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। किसके बारे में ज़्यादा हम बात करते थे? फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज क्या थी? फिक्स थी, दे रिमेन सेम, स्पीशीज रिमेन सेम। अरे यार, मैंने तो चेंज किया था। हाँ, क्या बात करते थे कि स्पीशीज remains identical to how they were created, यानी जैसा उन्हें बनाया गया था स्पीशीज़ वैसे ही फिक्स हैं अभी तक, ठीक है। 18th सेंचुरी के बाद क्या व्यू आया? 18th सेंचुरी में जब डार्विन और लेमार्क की थ्योरीज आई, ठीक है, तो क्या लोगों के व्यू हुए? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि थ्योरीज बाय लेमार्क एंड डार्विन shattered this concept, give rise to the concept of what? Concept of transformation of species, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि हाउ वन स्पीशीज़ evolves into another, यानी एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ में कैसे इवॉल्व हुई, इस बारे में, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्पीशीज़ का, इसके बारे में फिर बातें होने लगी। यानी 18th सेंचुरी से पहले देख रहे हो क्या सोच थी कि स्पीशीज़ जो है वो फिक्स है, लेकिन जब लेमार्क की और डार्विन की थ्योरी आई 18th सेंचुरी के टाइम पे, तो ये कॉन्सेप्ट आया किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज़।
ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था जिसके बारे में हमने आज पढ़ा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने समझी वो थी शिफ्ट के बारे में देखा हमने। किसके बारे में देखा? शिफ्ट, हाउ द व्यूज़ वर शिफ्ट, किसके शिफ्ट देखा? व्यूज़ में, है ना, सोच में कैसे शिफ्ट हुआ, किस चीज़ की सोच में, कि फिक्सिटी से कैसे हमारी सोच फिक्सिटी से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ी। समझ रहे हो कि पहले स्पीशीज़ फिक्स मानी जाती थी और अब हम जान पाए इवोल्यूशन के बारे में जब लैमार्क और डार्विन आए। ठीक है, तो दैट्स इट, ये था हमारा लेक्चर। और अब हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो दिख भी नहीं रहा है ढंग से, चलो फिर भी जितना भी दिख रहा है ड्रॉ करते हुए चलते हैं जो जो मेन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला प्लाटो आए, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बताया। समझे, हमने बता दिया था कि प्लाटो ने और अरिस्टोटल ने क्या कहा, दे टॉक अबाउट फिक्सेशन, है ना, कि स्पीशीज़ वैसे ही हैं जैसे उन्हें क्रिएट किया गया था, या फिर आप कह सकते हो एसेंशियलिज्म के बारे में बताया। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में तो इन्होंने नहीं बताया, ये एक्चुअली इन्होंने सपोर्ट किया था, ही सपोर्टेड, ये तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पर इन्होंने सपोर्ट किया था। दिस इज़ हाउ AI डज, है ना, कुछ भी बना देता है, चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने थ्योरी ऑफ एसेंशियलिज्म के बारे में बताया था, डार्विन और एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ एसेंशियलिज्म। देखो ये लिखा हुआ प्लाटो एंड इज स्टूडेंट, एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा मोटा है, इसको पतला करते हैं सबसे कम, हाँ ये देखो यहाँ पे देखो, प्लाटो एंड इज स्टूडेंट एरिस्टोटल वर इन्फ्लुएंस्ड है बाय द वेस्टर्न कल्चर। ये बकवास है, उन्होंने कहा, इसको यहाँ से देखो, स्पीशीज़ आर परमानेंट। ठीक है, स्पीशीज़ क्या है, आर परमानेंट, कैसी हैं, एज दे वर क्रिएटेड, है ना, एज दे आर, जैसे अभी हम देख रहे हैं ना वो वैसे ही थी, ऐसे ही उन्हें क्रिएट किया था और ऐसे ही अभी हम देख पाते हैं उन्हें। फिर एनेक्सिमेंडर आए, उन्होंने क्या बताया था, दे टॉक अबाउट ए बायोजेनेसिस, है ना, ए बायोजेनेसिस के बारे में उन्होंने बात की थी कि हम नॉन लिविंग से लिविंग को जनरेट कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या कहा था, ही गिव द थ्योरी ऑफ क्रिएशन, बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये बायोजेनेसिस यहाँ कहाँ से आ गया। उन्होंने क्या कहा था, सॉरी ये तो इन्होंने गलत, हाँ ये गलत कर रखा है, रुको किसका किसमें, यहाँ देखो स्वराज आए, फिर उसके बाद आए स्वारेज। स्वारेज ने क्या कहा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि आपका यहाँ पे आना चाहिए, ये स्वराज है, ये फ्रांसिस रेडाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके आए फ्रांसिस रेडाई, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ही गिव द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और गॉड ने नहीं दी। ठीक है, लिविंग थिंग्स अराइजेज फ्रॉम द लिविंग ओनली, एंड सब स्पेलेंज़ैनी और लुई पास्चर ने इसको सपोर्ट भी किया था। ठीक है, फिर कार्लस लिनियस आए, उसके बाद इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। फिर जॉर्ज क्यूवियर है, स्पेलिंग तो देखो जरा, यहाँ देखो, फिर आए क्यूवियर, इन्होंने कैटास्ट्रॉफिज्म के बारे में बात किया, है ना, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के बारे में बात किया। फिर आए हटन, हटन ने क्या दिया था, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म दिया था, कि धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस हुए, है ना, आपका रॉक लावा के बारे में जिसमें हमने बात की कि लावा नीचे आया, फिर वो फ्लो डाउन होके कूल डाउन हुआ, तो फिर इस तरीके से हमें फॉसिल्स मिले लेयर बाय लेयर, है ना, और जब कोई स्पीशीज़ उनके बीच में फंस गई उन लेयर्स में, तो वो हमें फॉसिल्स के रूप में मिली। ठीक है, फिर लायन ने क्या करा था, लायन ने इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। फिर आए हमारे वैगनर, वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया कि पहले पूरा एक लैंड मास था, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए और फिर ये अलग अलग लैंड मासेस में टूट गया इस तरीके से। ठीक है, फिर आए हमारे माल्थस, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने क्या दिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये नहीं पता नहीं क्या है, इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर कौन आए, हमारे डार्विन आए, इनसे ही इन्फ्लुएंस्ड होकर हमारे डार्विन की थ्योरी आई। अच्छा ये देखो, यूनिट ऑफ सिलेक्शन क्या है हमारी, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ये तो पता नहीं क्या है, इसको छोड़ो। और हम कह सकते हैं कि एक और चीज़ पढ़ी थी क्या, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन विच इज़ योर पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक, अब ये वाला देखो जरा, बिफोर 18th सेंचुरी एंड आफ्टर 18th सेंचुरी कैसे चेंज हुआ है, ये इस बारे में बात की हमने फिर, कि बिफोर 18th सेंचुरी द स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट स्टेटेड दैट स्पीशीज़ अपीयर इन द फॉर्म एज दे आर, जैसे अपीयर हो रही हैं वैसे ही स्पीशीज़ जो है क्रिएट हुई थी, इवन एट द टाइम ऑफ देयर ऑरिजिन, जैसी वो थी ओरिजिन के टाइम पे।
ठीक है, विद द इमरजेंस ऑफ द 18th सेंचुरी कॉन्सेप्ट ऑफ द फिक्सिटी ऑफ, गलत है ये, यहाँ पे इसको कट कर दो। यहाँ पे फिर क्या हुआ, आफ्टर 18th सेंचुरी क्या आया, नेचुरल सिलेक्शन आया विद, अगर हम बात करें लैमार्क और डार्विन की जो थ्योरी आई, उन्होंने क्या बताया, थ्योरी ऑफ, दे फॉर्मुलेटेड व्हाट, दे टॉक अबाउट ये है तो यार, दे टॉक अबाउट व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, कि इवोल्यूशन के थ्रू ही एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ में कन्वर्ट हुई है। सो दैट्स इट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट में बता देना अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो। थैंक यू सो मच।